अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। बायोलॉजी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके एक कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था। कोर्स आउटलाइन के साथ साथ हमने आपको ये बताया कि आपने कितने चैप्टर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ने हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बॉटनी का कौन सा चैप्टर होता है, जोलॉजी का कौन सा चैप्टर होता है, ये तमाम चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। रीजनिंग क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, 5 लाइन 3 लाइन क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन कौन सा होगा, ये तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के हवाले से सेकंड ईयर को हमने शुरू करना है। सेकंड ईयर की प्रेजेंटेशन है आपकी पीपीटी की, क्लास आपकी सेकंड ईयर है। होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 1 है। ये होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर आपने होम्योस्टेसिस और मैकेनिज्म को डिस्कस करना है। उसामा मेरा नाम है, आप जानते हैं मेरे बारे में, और फर्स्ट के अंदर मैं मौजूद हूं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बेसिस के ऊपर काम कर रहा हूं। छोटी सी ग्लॉसरी पर हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। हमने इस चैप्टर के अंदर इस होम्योस्टेसिस को देखना है। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको यह बताया था कि होम्योस्टेसिस एक बैलेंसिंग पुली की तरह से होता है। आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कंडीशन में रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। हम इसकी डेफिनेशन जो किताब के हवाले से है या डिफरेंट ऑथर्स ने जो डेफिनेशन दी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, फिर होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म पर हम बात करेंगे कि वो मैकेनिज्म जो कि आपकी बॉडी को कूल डाउन कर सकते हैं जब आपकी बॉडी हॉट कंडीशन के अंदर या हॉट क्लाइमेट के अंदर या एवापोरेटिंग कंडीशन के अंदर मौजूद हो। स्वेटिंग क्या होगा, कैसे इसका अमल दखल होगा, किसके ऊपर, होम्योस्टेसिस पर, ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, वैसोडाइलेशन कैसे आपकी बॉडी को कूल डाउन करेगा। देन हम रिसेप्टर्स पढ़ेंगे जिसके अंदर आपकी बॉडी के तमाम वो रिसेप्टर्स को पढ़ा जाएगा जिसके अंदर आपके सेंस ऑर्गन शामिल है। तमाम के तमाम सेंस ऑर्गन, आप जानते हैं कि सेंस ऑर्गन कितने हैं, 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं जिससे आप देखते हैं, चखते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आप सुनते हैं, आप टच करते हैं, आप स्मेल करते हैं, ये तमाम आपके सेंस ऑर्गन है। ये रिलेट करते हैं आपके स्टिमुलस से। स्टिमुलस उस जरिए को कहते हैं जिसके इन्हिसार के ऊपर आकर आपका होम्योस्टेसिस बैलेंस होगा। मिसाल के तौर पर आपको ये पता चला कि जब आपकी स्किन किसी हॉट कंडीशन या हॉट टेम्परेचर या फिर हॉट थिंग पर जाकर लगी, मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर एक बाउल पड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत गरम गरम सालन मौजूद है, आपने उसे टच किया, आपकी स्किन जो रिसेप्टर है उसने फौरन के फौरन ये इजाजत दी आपको, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को पहुंचाया उसने, और ये आपसे कहा कि जनाब आपके रिसेप्टर ने जो टच किया है, जो महसूस किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसकी इजाजत दे रहा है कि आप फौरन छोड़ दो। आप फौरन के फौरन इफेक्टिव जो चोट लगी आपको या गर्म लगा, आप फौरन के फौरन छोड़ देते हो। इसी तरीके से आपको कोई अच्छी स्मेल आ रही है, कोई बुरी स्मेल आ रही है, आप बॉडी का बैलेंस कैसे करोगे, वो तमाम रिसेप्टर्स हम डिस्कस करेंगे किसमें रहकर, होम्योस्टेसिस में रहकर या बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी पुली के अंदर रहकर हम बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर बात करेंगे कि टेम्परेचर कैसे जरूरी है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो बॉडी होम्योस्टेसिस कैसे करेगी, अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए तो होम्योस्टेसिस क्या करेगी, डिफरेंट एनिमल्स हॉट क्लाइमेट में क्या करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट में क्या करते हैं। इसी तरीके से आप भी लार्जर एनिमल्स के अंदर शामिल है। लार्जर एनिमल्स से मुराद ये मॉडिफाई एनिमल्स में शामिल है। आपके भी बारे में डिस्कस किया जाएगा कि आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करोगे, आपको सर्दी लग रही है तो आप क्या करोगे। डिफरेंट एनिमल्स, काऊ, बफेलोज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये तमाम चीजें आप पढ़ेंगे इसके अंदर। आगे आइए इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है। टेम्परेचर राइज करेगा, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो उस वक्त उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंपॉर्टेंस क्या होगी। इसी तरीके से एवापोरेट होगा, स्वेटिंग आपका, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एतबार से आप बात करोगे ताकि आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलाई। आइए आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस को।
होम्योस्टेसिस होता क्या है? पहले तो ये चीज आपके सामने है कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में जानने के लिए याद रखिए कि बॉडी सेल वर्क बेस्ट इफ दे हैव द करेक्ट नंबर 1 टेम्परेचर। याद रखिए कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर्म के अंदर होता है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के हवाले से होता है। इस बात को याद रखिए, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली होता है। क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली होता है। ऑलमोस्ट 37 सेल्सियस के एतबार से हम इसे डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बॉडी के अंदर ये कांस्टेंट फॉर्म के अंदर मौजूद है, अगर ये इससे इंक्रीज कर जाए तो आपकी बॉडी का बैलेंस खराब होना शुरू होता है। जैसे ही आपके बॉडी का बैलेंस खराब होना शुरू होता है, which causes fever, पैरेक्सिया जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म के अंदर, आपको फीवर कॉज हो जाएगा। ये जरा सा इससे इंक्रीज करा, आपको फीवर कॉज हो जाएगा। तो आपकी बॉडी उस वक्त तक सही तरह से आपके बॉडी के सेल फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं जब तक उसका टेम्परेचर इस तक मौजूद है। अगर इससे कम हो जाए तो क्या होगा? जब इससे कम होगा, मिसाल के तौर पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपका टेम्परेचर नीचे जा रहा है, विच मीन्स कि आपके बॉडी के सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो रहा है। डीनेचर्ड का क्या मतलब है? डीनेचर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, याद रखिए कि हर बॉडी सेल के अंदर आप ये जानते हैं कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए सेल की फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन का होना जरूरी है। जब इस सेल का बिल्डिंग ब्लॉक जो कि प्रोटीन है वही काम करना छोड़ दे तो आपकी बॉडी सरवाइव करना छोड़ देगी। एक सेल इसने काम छोड़ा, विच मीन्स एक टिश्यू ने काम छोड़ा, टिश्यू ने काम छोड़ा तो विच मीन्स ऑर्गन ने काम छोड़ा। सपोज आपको क्या हो सकता है? आपको हो सकता है कि आपकी हार्ट बीट इतनी इंक्रीज कर जाए या बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाए जिसकी वजह से आपके फंक्शन खत्म हो जाए। आपका वाटर लेवल, याद रखिए कि जब आप होम्योस्टेसिस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर वाटर लेवल इंक्रीज करना और डिक्रीज करना दोनों तरीके से शामिल। कैसे? वाटर लेवल आपकी बॉडी के अंदर, आप सब जानते हैं कि आपकी बॉडी 70% अपने अंदर क्या रखती है? 70% वाटर को रखती है। अब इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे कि वो 70% के अंदर कितना परसेंट कौन सी चीज है, कितनी परसेंट कौन सी चीज है। जब हम डीपली प्रोसेस को पढ़ेंगे, और फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़कर आए वाटर को, चैप्टर नंबर 2 के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़कर आए, तो वाटर लेवल जो आपकी बॉडी के अंदर है, मिसाल के तौर पर जब आपको गर्मी लग रही है तो आपको स्वेटिंग हो रही है। स्वेटिंग होगी तो आपके बॉडी के अंदर से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। जब स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर होता क्या है? डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा वाटर इनटेक करने की बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इनटेक ऑफ वाटर आपका इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका वाटर लेवल डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंसिंग पोजीशन के अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से आपका ये प्रोसेस जो बैलेंसिंग फॉर्म को रखता है इंटरनल कंडीशन में आपकी एनवायरनमेंट के एतबार से वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए आपको बाहर से वाटर की जरूरत पड़ती है। अब एक आपसे छोटी सी बात कि वाटर इंक्रीज हो जाए बहुत ज्यादा, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक सेल ये मौजूद है, इसके अंदर वाटर मौजूद है। अब अगर इसमें वाटर आए जा रहा है तो ये सेल क्या हो जाएगा? ये सेल अपनी शक्ल से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये टर्म आपने पढ़ी है, एक कहलाता है प्लाज्मोलाइज। अगर ये श्रिंकेज हो जाए, अगर ये श्रिंकेज होगा तो इसका सारा पानी बाहर निकल आएगा। सारा पानी बाहर निकल आया तो डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन हुई विच मीन्स कि आपकी बॉडी ने फंक्शन को थोड़े वक्त के लिए छोड़ दिया। और अगर उसमें बहुत ज्यादा पानी इंटेक कर दिया तो उसे क्या कहते हैं आप? उसे आप कहते हैं कि उसका प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो प्रोटोप्लाज्म स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा। और फूलने की वजह से क्या होगा कि वो एक वक्त आएगा उस सेल को रप्चर कर देगा। सेल को रप्चर करने की वजह से होता क्या है कि उस फंक्शन को परफॉर्म करना आसान नहीं होता जो आपकी बॉडी के सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते। नेक्स्ट आइए ग्लूकोज लेवल। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज लेवल की तो आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ऐसे ही।
ग्लूकोज का फॉर्मूला क्यों जरूरी और उसके साथ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है। जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन तो ये जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ग्लूकोज के साथ कोई और चीजें भी शामिल मौजूद है, ये शामिल हाल है। हम बात करते हैं ग्लूकोज की, आप रिस्पायर करते हो आपको एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के फॉर्म के अंदर होती है। जो एटीपी होता है या फिर आप अगर किसी मटेरियल को इनटेक कर रहे हो खाने के लिए, वो खाने के लिए मटेरियल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप 3 दिन से ज्यादा अगर खाना नहीं खाते तो आप सरवाइव रह सकते हो, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप 48 घंटे तक पानी नहीं पीते आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है 48 घंटे तक, अगर आपके पास वाटर लेवल आपका डिक्रीज कर गया। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो और या फिर आप मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं हाइबरनेशन की, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाइबरनेशन के प्रोसेस करते हैं। हाइबरनेशन होता क्या है, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन विंटर स्लीप और समर स्लीप को कहते हैं। स्नेक, लेजर्ड, कॉकरोच उसमें शामिल है। कॉकरोच को आप लीजिए, आपने डायसेक्शन भी करनी है कॉकरोच की, तो अभी से कोशिश करिए कि उसको पकड़ने की कोशिश करिए, उसके टांगों से पकड़िए, उसकी मूंछों से पकड़िए, उसके फ्लैजेला से पकड़िए। हाँ, किसी के ऊपर फेंकिएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने किसी के ऊपर फेंक दिया तो वो शायद पूरा का पूरा आपके ऊपर आगे गिर जाएगा। तो कोशिश करें कि उसके फ्लैजेला से उसको पकड़े और फ्लैजेला से पकड़कर आप उसे एक बॉल के अंदर पानी लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद आप उसे फ्रीजर में रख दीजिए। जब आप फ्रीजर में रख देंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। कॉकरोच फ्रीज हो गया, खाना नहीं है, हाँ, निकाल के आप सेफों में ना लगाइएगा, उसे निकालिए। जब वो बर्फ बना होगा उस वक्त वो उसके अंदर हाइबरनेशन प्रोसेस में होगा, विच मीन्स कि वो स्लीपिंग कंडीशन में होगा। उसका सर्कुलेटरी सिस्टम बंद नहीं होगा, उसका नर्वस सिस्टम बंद नहीं होगा, वो जाकर सो जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट से सुटेबल नहीं होगी। वो एक लंबी नींद पर चला जाएगा। बर्फ पिघलेगी, आप देखिए कॉकरोच चलना शुरू हो जाएगा। जब तक बर्फ होगी कॉकरोच उसमें जम रहेगा और डेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन वो डेड फॉर्म के अंदर नहीं होगा। स्नेक, आप जितने भी स्नेक देखें, स्नेक क्या करता है, एक वक्त में एक हफ्ते का भी खा सकता है, एक महीने का भी खा सकता है। एनाकोंडा आप जानते हैं, एनाकोंडा को अगर आप देखें तो एक बफेलो को भी खा सकता है, बफेलो के बच्चे को भी खा सकता है, काऊ को भी खा सकता है, शीप को भी खा सकता है। वो इंटेक कर लेता है, फिर उसकी बॉडी इतना वजन गेन कर लेती है कि वो उससे चला नहीं जाता, अपने बिलों में जाकर वो वहां पर बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेकर उसे डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाइबरनेशन में कैमल शामिल नहीं है। आपको पता है कि कैमल के कोहान होता है पीछे, कोहान समझते हैं ना, कोहान यानी ऊपर उसकी एक बॉडी होती है जो प्रोटीन फॉर्म के अंदर होती है, वो अपना पानी सारा वहां इनटेक कर लेता है, इनटेक करता है और उसके बाद जब वो कहीं जाता है और उसे जरूरत पड़ती है और पानी नहीं होता तो वो उसे वहां से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की, तो खाना याद रखिए आप सरवाइव कर सकते हो कि अगर आप एक हफ्ते तक न खाओ, आपकी बॉडी हल्का 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 मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करती रहेगी। याद रखिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, एवरीथिंग व्हिच इज अकरिंग इन द लिविंग सेल। ठीक है जी, आपके लिविंग सेल के अंदर कोई भी चीज हो रही है, चाहे कोई चीज बन रही है, कोई चीज बिगड़ रही है, बनना या टूटना, बनेगा क्या, ग्लूकोज। आपने किसी भी चीज को बाइट किया, अपने आप को मत करिएगा, किसी समोसे को बाइट किया, पिज्जा को बाइट किया या और किसी चीज को बाइट किया, जब आपने उसे इंटेक किया तो ऑसोफेगस से आप उसे नीचे उतार रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बोलस। आपने उसे कन्वर्ट किया बोलस के अंदर, जो बोलस किसे कहते हैं, बोलस चैम लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका सलाइवा शामिल हो जाता है, आसानी से नीचे उतर जाता है। इसके ऑपोजिट अगर एग्जांपल दूं, आप एक टॉफी लें और टॉफी आप इनटेक करें और आपको फंदा लगे और वो टॉफी आपकी उतर जाए तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, आपका हलक जो है वो बड़ा अजीब सा सिचुएशन के अंदर आपको ले आता है, परेशान हो जाते हैं आप, बाजों का फंस भी जाता है, फंदा लग जाता है, जो फंदा कहलाता है। लेकिन जो बोलस होता है वो बड़ी आसानी से, चाहे आप इतना बड़ा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है मैंने जो
एक स्टूडेंट अपने लिए समोसा लेकर आया, दूसरा आया, अबे क्या खा रहा, वो पकड़ा उसने और वो पूरा, अक्सर लड़कियां करती हैं ऐसे पूरा का पूरा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में मेहमान आए तो छुरी कांटा लेके छोटा छोटा इतना इतना सा खाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो जाते हैं दरवाजा बंद, तो वो इतना बड़ा आपके ब्लड में शामिल नहीं हो सकता, उसे कन्वर्ट होना है किसके अंदर, ग्लूकोज के फॉर्म के अंदर। तो वो कन्वर्जन हो रहा है, मेक कर रहा है ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस बिल्डअप, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन किसका हुआ, ब्रेक डाउन हुआ समोसे का, पिज्जा का, या व्हाटएवर जो भी आप खा रहे हो, आप बिरयानी खा रहे हो, आप चरगा खा रहे हो, कुछ भी आप खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। बन किसमें रहा है, ग्लूकोज के अंदर बन रहा है। उसकी कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, उसकी कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो एनर्जी, जो कि आपके होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है। आइए आगे, एक छोटी सी बात आपके, योर बॉडी हैज अ मैकेनिज्म टू कीप द सेल इन द कांस्टेंट एनवायरनमेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, जिसमें वेरिएबल फॉर्म ना हो, यानी अनचेंजेबल। कांस्टेंट का मतलब है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। आपने बहुत सारे क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी, क्लास 9 के चैप्टर 8 के अंदर आपने जो है इस टर्म को पढ़ा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएबल टेम्परेचर, ठीक है जी। कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर क्या था, ये आपने पढ़ा था, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है जी। तो उसके अंदर जब आपने ये टर्म पढ़ी, आप नेक्स्ट आए फर्स्ट ईयर के अंदर आपने चैप्टर 10 के अंदर पढ़ा। चैप्टर 10 के अंदर पढ़ने के बाद अब आपके सामने यहां पे आ रहा, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसमें चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज होगा तो आपकी बॉडी को पैरेक्सिया या फीवर कॉज हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे चल के हम देखते हैं, देखिए आगे चल के हम देखते हैं, देखिए छोटी छोटी सी बातें याद रखिए। मेंटेन का मतलब है कीप अप, बैलेंस करके रखना। कांस्टेंट का मतलब सेम, कोई चेंज नहीं हो सकता उसके अंदर। इंटरनल का मतलब आपके बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर से मुराद ये नहीं है कि आपने यहां से स्किन को काटा और आपने चेस्ट बोन को यानी स्टर्नम को काटना शुरू किया, जिसे आप ब्रेस्ट बोन कहते हो। आपने इसे काट दिया और आपने देखा भाई उसके अंदर आपको हार्ट नजर आ रहा है, लंग्स नजर आ रहे हैं। ये इंटरनल जरूर है, लेकिन जो हम बैलेंसिंग होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं उसके अंदर इंटरनल का मतलब सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, जिसे उर्दू में यक्सलविया कहा जाता है, एक सेल पर इन्हिसार, एक सेल के अंदर जो हो रहा है, इनसाइड, ठीक है जी, किस बॉडी के अंदर, सेल की बॉडी के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि इंसान या ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो सेल के मजमूए के साथ मिलकर यानी सेल बॉडी से मिलकर अपनी एक मखसूस बॉडी बनाते हैं। एनवायरनमेंट हम इकोलॉजी को कंसीडर करते हैं। इकोलॉजी से मुराद या एनवायरनमेंट से मुराद क्या, मेरे इर्द गिर्द, ठीक है जी, आप तमाम के तमाम लोग मेरी एनवायरनमेंट है। क्लियर होगी बात। ये एनवायरनमेंट चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, बात समझ में आई, चाहे ये किसी भी कंडीशन में हो, ये मेरी एनवायरनमेंट है। ये तमाम की तमाम चीजें याद रखिए, होम्योस्टेसिस के अंदर ये काम आएंगी। बच्चों, हमने एक होम्योस्टेसिस की जर्नल डेफिनेशन को डिस्कस किया शुरू में। अब आते हैं आपकी किताब के हवाले से। आपकी किताब क्या कहती है, मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट। मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी बॉडी के अंदर का भी एनवायरनमेंट है। एक बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट होता है, एक बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट होता है। बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट आपके बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। याद रखिए कि आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो आपके लिए तमाम की तमाम सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहता है मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सिंपल सी बात कि आपके बॉडी का बैलेंस को बरकरार रखना, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, उसको बैलेंसिंग पोजीशन के अंदर अगर आप ले आते हो, चाहे वाटर को इनटेक करके, चाहे ग्लूकोज को इनटेक करके, या फिर आप डिफरेंट मटेरियल्स को इनटेक करके न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में न्यूट्रिशनल प्रोसेस में रहकर, हम उसे क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए बच्चों,
आपकी बॉडी कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे कर सकती है? मैमल्स, आप जानते हैं मैमल्स कौन होते हैं? 3 तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं मैमल्स के, 3 तरह के डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं मैमल्स के पास। आप पढ़ कर आए, ठीक है जी। मैमल्स, याद रखिए पहली चीज उसके पास क्या होगा? उसके पास हेयरी स्किन होगी। आप भी मैमल हो, क्यों मैमल हो? क्योंकि अगर फीमेल है तो उसके पास मेमरी ग्लैंड होगा, और अगर वो फीमेल नहीं है तो मेल है तो उसके पास हेयरी स्किन मौजूद होगी। याद रखिए कि मेमरी ग्लैंड, मैमल्स वो कहलाते हैं पहली चीज जिसके पास 3 तरह के ग्लैंड्स हो। 3 तरह के ग्लैंड्स कौन कौन से होंगे? पहला स्वेट ग्लैंड, जिससे आपका पसीना प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है तो उनके स्वेट ग्लैंड बहुत एक्टिव होते हैं। इस वक्त मुझे आ रहा है और सामने वालों को तो नजर नहीं आ रहा, शायद अंदर से पता नहीं मेरा क्या हाल हो रहा है। आगे चलिए, दूसरा होता है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड किसे कहते हैं? ऑयली ग्लैंड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है। आप में से है किसी की ऑयली स्किन? तो ऑयली स्किन क्या होती है? जिनके पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाएं, उनको पिंपल्स हो जाते हैं, ये कैरेक्टर है उनका। और इसी तरीके से उनको जब पसीना आता है तो उनके पसीने के अंदर भी जो है वो ऑयल फॉर्म उनको नजर आ रहा होता है कि ऑयल सा चिप सा हो। तीसरी चीज, उनके पास मेमरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, याद रखिए, मेमरी ग्लैंड से वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है अपने यंग वन को या बेबी को। तो ऑल मैमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, मेंटेन करता है। ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स के अंदर शामिल है, हैव अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ अबाउट या अप्रोक्सीमेटली 37 सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि आपकी बॉडी हॉट कंडीशन के अंदर मौजूद है तो आपका इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरमेंट आपकी क्या होगी? 37 सेल्सियस। और अगर आप कूल कंडीशन, मिसाल के तौर पर आप चले गए कहां? नॉर्वे चले गए, ठीक है जी। चले भाई, चलते हैं नॉर्वे, चलते हैं स्पेन, चलते हैं हम नॉर्वे चलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बर्फ होती है नॉर्वे के अंदर, 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। अब पाकिस्तान के पास अगर ये 6 महीने के दिन 6 महीने की रात हो तो पाकिस्तान तो कुछ करता ही नहीं। उनके पास एक ही चीज है, सिर्फ वेल। उसका गोश्त बेचते हैं, उसके गोश्त से ऑयल बनाते हैं, और उनकी इकोनॉमी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इकोनॉमी के अंदर शामिल। 6 महीने दिन 6 महीने रात। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, 6 महीने दिन और 6 महीने रात, आपका तो पता नहीं क्या हाल हो जाए। आप तो कहें बस काम ही भूल गए। तो एक्टिव हुई है, ऐसा नहीं है कि इस लॉकडाउन ने आपको डीएक्टिवेट कर दिया हो, आपका होम्योस्टेसिस बिल्कुल खत्म हो गया। तो थोड़ा सा एक्टिव हुई है, आइए आगे बढ़िए। डॉक्टर बनना है, ऐसे नहीं बनता कोई डॉक्टर। एक पोस्ट देख रहा था मैं, अब ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन इंजीनियर भी बन रहे होंगे, डॉक्टर भी बन रहे होंगे, तो फिर इलाज कैसे करोगे भाई? ऑनलाइन करोगे। इंजेक्शन लगाना है, कैसे लगाओगे? ऑनलाइन लगाओगे। बोलो हाँ भाई, अपनी आस्तीन ऊपर करो, कहेगा अच्छा जी, पठान आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे है, आपसे हमने कहा कि नॉर्वे चलते हैं। नॉर्वे में सर्दी, ठीक है। अब वो सर्दी आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट पर मौजूद है, लेकिन आपका इंटरनल एनवायरमेंट उस वक्त भी 37 होगा, वहीं पर रुका रहेगा। लेकिन अगर वो इंटरनल एनवायरनमेंट आपका इससे चेंज हो गया तो क्या होगा? आपको थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, विच मीन्स आपको फीवर हो जाएगा। समझ में आई बात? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, what mechanism are there to cool the body down? ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं जो आपके बॉडी को कूल डाउन कर सकते हैं? पहली चीज स्वेटिंग। स्वेटिंग होता क्या है? पसीने का आना। स्वेट ग्लैंड से, देखिए हर ग्लैंड आपके पिट्यूटरी ग्लैंड विच मींस मास्टर ग्लैंड से कनेक्टेड है। मास्टर ग्लैंड ने कहा पहले आपको गर्मी लगी, उसने मैसेज पहुंचाया आपके किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, विच मींस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचाया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों शामिल है। देखिए अगर आप
अपनी स्पाइनल कॉर्ड से पैरालाइज हो जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कि जिनका एक्सीडेंट होता है, उनकी ब्रेन जो आपकी मिड रिब होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें अगर खला आ जाए, गैप आ जाए, चोट लग जाए, डिस्टर्ब हो जाए वो, तो उस वजह से क्या होता है कि उनको कनेक्शन सही नहीं मिल रहे होते, उनके मैसेजेस सही नहीं पहुंच रहे होते। तो याद रखिए कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक गूदा होता है, ठीक है जी, जिसे आप स्पाइनल नर्व कहते हैं। वो स्पाइनल नर्व आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। वो व्हाइट ब्लड सेल आपके WBCs के साथ RBCs को कनेक्ट करके बनाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं। मैसेजेस दो तरीके से पहुंचेंगे, एक नर्व सेल से, नर्व सेल, और दूसरा आपके ब्लड सेल से। ये दोनों से मैसेजेस पहुंचेगा। तो पहली चीज स्वेटिंग, मैसेज पहुंचा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, उसने कहा गर्मी लग रही है, उसने उस ग्लैंड को कहा जो स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, उसे कहा कि भाई बॉडी एक्सटर्नली चेंज हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ है तो इंटरनल एनवायरनमेंट उसका जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, उसने फौरन के फौरन बैलेंस करने के लिए स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। स्वेट एवापोरेट हुआ, जैसे स्वेट एवापोरेट हुआ तो प्रेसिपिटेट होने के बाद आपकी उस स्किन में क्या हो रहा है, अब उस स्किन के अंदर जैसे ही आपको एयर टच होती है तो वो एयर आपकी बॉडी के बाहर के टेम्परेचर को इंटरनल टेम्परेचर से बैलेंस करने की कोशिश करती है ताकि आप सर्वाइव कर सके। आइए जरा हम देखते हैं इसको। व्हेन योर बॉडी इज हॉट, ठीक है जी, आपकी बॉडी जब गर्म हो टेम्परेचर के एतबार से, नथिंग एल्स, ऐसा नहीं है कुछ और समझना शुरू हो जाए। स्वेट ग्लैंड आर स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है चलाना। स्टिमुलेटेड टू रिलीज स्वेट। आपकी बॉडी हॉट हुई, गर्म हुई, उसने क्या किया, जरिया बना स्वेट को रिलीज करने का। द लिक्विड स्वेट टर्न इनटू गैस। कैसे गैस के अंदर एवापोरेशन के प्रोसेस आपने पढ़ा, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है, ठीक है जी। देन जब वो एवापोरेट्स होता है, टू डू दिस इट नीड्स हीट। क्या करती है? हीट बर्न होती। हीट बर्न कैसे हुई? आपका मेटाबॉलिज्म, जो आपने खाया हुआ था उस एनर्जी की वजह से आपको स्वेट आया, स्वेट आया तो एनर्जी बर्न। अब जो एनर्जी बर्न हुई है, इट गेट्स दैट हीट फ्रॉम योर स्किन। अब वो स्किन के अंदर से आपकी जो हीट है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, किस लिए? टू कूल द बॉडी डाउन। आगे आइए, एज योर स्किन लूजेस हीट इट कूल्स डाउन। जब वो रिलीज करती है, हीट को रिलीज करती है, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है। एंकर की बॉडी क्या हुई? कूल डाउन हुई जब हीट रिलीज हुआ। तो याद रखिए कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसने कूल डाउन किया, किसने? स्वेटिंग ने। तो पहली चीज आपने पढ़ ली मैकेनिज्म के अंदर, आपकी बॉडी कैसे कूल डाउन हो रही है? आपकी बॉडी ऐसे कूल डाउन हो रही है कि स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका गुस्सा आ रहा है तो आपका पसीना आ जाएगा तो आप कूल डाउन हो जाएंगे, नहीं जनाब, उसके लिए कुछ और आपको थेरेपीज करनी पड़ेगी। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर को हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। हो आपको चीजें समझ में आई होंगी, और जो चीज ना समझ में आए तो उसे पूछिएगा, डिस्कस करिएगा। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू।